हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो 3D रील्स पीसी में आफ्टर इफेक्ट्स में एडिट होती है उन 3D रील्स को हम मोबाइल में अलाइट मोशन में एडिट करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको अलाइट मोशन के कुछ ऐसे फीचर्स एंड इफेक्ट्स के बारे में पता चलेगा जो आपकी 3D एडिटिंग में चार चांद लगा देंगे। मैं जो भी मटेरियल्स इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ उसकी गूगल ड्राइव की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Mark Zuckerberg started Facebook back in 2004, and since then, he's built a whole social media empire. He brought in Instagram, WhatsApp, launched Messenger and Threads, and now he's all in on building the metaverse with Meta's VR tech. न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। हम सिंपल वीडियोस को क्रिएट करने के लिए 16:9 रेशियो का यूज करते हैं, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स को क्रिएट करने के लिए 9:6 रेशियो का यूज करते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करके प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को ऐड करूँगा। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेता हूँ। राइट साइड पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्ट्रेच कंपोजिशन एरिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर बैकग्राउंड कलर को व्हाइट चूज कर लेता हूँ। अब हमें रील्स को एडिट करने के लिए जो भी एलिमेंट्स चाहिए उन एलिमेंट्स को एक एक करके ऐड कर लेता हूँ। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया वाले सेक्शन पर आकर मार्क ज़करबर्ग के इस वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ एंड इस इमेज की साइज को थोड़ा कम कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस इमेज को सेंटर में सेट कर देता हूँ। फर्स्ट वाले सीन को क्रिएट करने के लिए जो भी एलिमेंट्स चाहिए उन सभी एलिमेंट्स को मैं ऐड कर लेता हूँ। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सर्कल वाले शेप को ऐड कर लेता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इस सर्कल को मार्क ज़करबर्ग के फेस के ऊपर ऐसे सेट कर देता हूँ एंड तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आकर सर्कल की साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर इस वाले कलर को चूज कर लेता हूँ। सर्कल वाली लेयर को ड्रैग करके फर्स्ट वाले रेक्टेंगल लेयर के ऊपर ले आता हूँ। अब हम दूसरा शेप ऐड करेंगे। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड इस ट्रायंगल वाले शेप को ऐड कर लेता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इस शेप को मूव ऑप्शन की मदद से ऐसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ एंड रोटेट वाले ऑप्शन पर आकर इसको 180 डिग्री तक रोटेट कर लेता हूँ एंड तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इसकी साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर इस वाले कलर को चूज कर लेता हूँ। अब इस ट्रायंगल वाली लेयर को ड्रैग करके फर्स्ट वाले रेक्टेंगल लेयर के ऊपर रख देता हूँ। अब हम फिर से सर्कल वाले शेप को ऐड करेंगे। अब प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड इस वाले सर्कल वाले शेप को ऐड कर लेता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर सर्कल वाले शेप को ऐसे सेट कर देता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर इस वाले कलर को चूज कर लेता हूँ। दूसरे वाले सर्कल वाले लेयर को ड्रैग करके फर्स्ट वाले सर्कल वाले लेयर के ऊपर ले आता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब मैं वॉइस ओवर वाली क्लिप को ऐड कर लेता हूँ। 2 सेकंड एंड 1 फ्रेम पर मार्क ऐड कर लेता हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें किस एनिमेशन को कहाँ तक स्टार्ट करना है और एंड करना है। ट्रायंगल वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 20 फ्रेम आगे आकर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर स्केल की वैल्यू को मैं 0 पर सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इज एंड आउट ग्राफ को ऐड करता हूँ एंड इस ग्राफ को आपको ऐसे मैंने जैसे सेट किया है वैसे सेट कर देना है। यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी कर्व कर लेता हूँ। अभी मैंने जो ट्रायंगल 1 वाली लेयर के साथ प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस को आपको सर्कल 1 वाली लेयर एंड सर्कल 2 वाली लेयर के साथ परफॉर्म करना है एंड यहाँ पर मैंने जो ग्राफ को कॉपी किया है उसी ग्राफ को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। फ्लावर वाली PNG वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ
एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर फर्स्ट वाले मूव वाले ऑप्शन पर रहकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 20 फ्रेम आगे आकर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर मूव ऑप्शन की मदद से इस PNG को यहाँ पर मार्क जकरबर्ग की इमेज के पीछे ले जाता हूँ एंड यहाँ पर जो हमने ग्राफ को कॉपी किया है उसी ग्राफ को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैंने जो फ्लावर वाले PNG वाली लेयर के साथ प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस को आपको लिफ्ट 1 वाली एंड लिफ्ट 2 वाली लेयर्स के साथ प्रोसेस को परफॉर्म करना है एंड यहाँ पर जो ग्राफ हमने कॉपी किया है उसी ग्राफ को पेस्ट कर देना है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड इस वाले PNG को ऐड कर लेता। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ एंड इसकी साइज को थोड़ा कम कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस PNG को ऐसे सेट कर देता। तीसरे वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 20 फ्रेम आगे आकर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसी स्केल की वैल्यू को डिक्रीज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हमने जो ग्राफ कॉपी किया है उसी ग्राफ को पेस्ट कर देता हूँ। इस PNG की साइज थोड़ी बहुत छोटी हो गई है इसलिए दूसरे वाले की फ्रेम पर आकर स्केल की वैल्यू को इंक्रीज कर लेता हूँ। अब प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले PNG को ऐड कर लेता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर स्केल ऑप्शन की मदद से इसकी साइज को थोड़ा कम कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस इमेज को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। अब स्केल वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 20 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसकी स्केल की वैल्यू को 0 पर सेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर हमने जो ग्राफ कॉपी किया है उसी ग्राफ को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करेंगे। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्टार्टेड टाइप कर देता हूँ एंड यहाँ पर इस वाले कलर को चूज कर लेता हूँ एंड इस कलर को थोड़ा यहाँ पर ऐसे डार्क कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डुप्लीकेट किए हुए टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं फेसबुक टाइप कर देता हूँ। इस फॉन्ट की स्टाइल रोबोटो बोल्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर स्केल ऑप्शन इसकी साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से टेक्स्ट को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। फर्स्ट वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर स्केल ऑप्शन की मदद से टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस टेक्स्ट को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। अब सेकंड वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ एंड टेक्स्ट वाले सेक्शन पर आकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट पर क्लिक करके फेड अप बाय लेटर इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ एंड ऑफसेट वाले ऑप्शन पर आकर इसकी y एक्सिस की वैल्यू को -100 से 50 तक इंक्रीज कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा हमारा टेक्स्ट नीचे की तरफ से आ रहा था वो टेक्स्ट अब ऊपर की तरफ से आएगा। अब यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस इफेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस टेक्स्ट को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। फर्स्ट वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर हमने जो इफेक्ट कॉपी किए हैं उस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस टेक्स्ट को फिर से यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। फर्स्ट वाली टेक्स्ट लेयर को सेकंड वाले टेक्स्ट लेयर से 5 सेकंड पीछे से स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसको 5 सेकंड पीछे से स्टार्ट करता हूँ। अब मार्क जकरबर्ग वाली इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर यहाँ पर मैं बैंड इफेक्ट को सर्च करता हूँ एंड उसको ऐड कर लेता हूँ स्टैंडर्ड सेटिंग पर। यहाँ पर एंगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम लेयर के एंड पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर एंगल की वैल्यू को आप 1 पर सेट कर देता हूँ एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर एंगल की वैल्यू को -1 पर सेट कर देता हूँ। अब ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेकंड वाले ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम थर्ड वाले साइक्लिक ग्राफ को ऐड करेंगे। इस ग्राफ को मैंने जैसे
सेट किया है वैसे आपको सेट कर देना है। अब हम 3D कैमरा को ऐड करेंगे। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पर आकर 3D कैमरा को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके 3D कैमरा को ऑन कर लेता हूँ। अब ड्रैग करके कैमरा वाली लेयर को वॉइस ओवर वाली लेयर के ऊपर सेट कर देता हूँ। 3D कैमरा वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 25 फ्रेम आगे आकर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर Z एक्सिस की मदद से ऐसे सीन को जूम आउट कर देता हूँ एंड दूसरे वाले की फ्रेम पर आकर सीन को ऐसे जूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो हमने ग्राफ कॉपी किया है उसी ग्राफ को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर छोटा हो चुका है, इसलिए हमें इसको फिक्स करने के लिए रेक्टेंगल वाले लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड इसकी साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। अब हमारा फर्स्ट वाला सीन रेडी हो चुका है। अब मैं दोनों टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, उनकी टाइमलाइन को हमने जहाँ पर मार्क ऐड किया है वहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है उनको ट्रिम कर लेता हूँ। बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड उसकी टाइमलाइन को जहाँ तक हमारी वॉइस ओवर की टाइमलाइन वहाँ तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं दूसरे वाले सीन को क्रिएट करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड इस बिल्डिंग वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ एंड हमारा दूसरा सीन जहाँ पर खत्म होता है वहाँ पर दूसरा मार्क ऐड कर लेता हूँ। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेता हूँ एंड एडिट शेप पर आकर इसके एक्स एक्सिस की वैल्यू को 292 तक इंक्रीज कर लेता हूँ एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को 738 तक इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस शेप को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर इस कलर को चूज कर लेता हूँ एंड स्लाइडर्स की मदद से इस कलर की डार्कनेस को थोड़ा कम कर देता हूँ एंड स्लाइडर्स की मदद से कलर को ऐसे सेट कर देता हूँ। रेक्टेंगल वाली लेयर को ड्रैग करके बिल्डिंग वाले लेयर के नीचे ले आता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस रेक्टेंगल ऐसे सेट कर देता हूँ। अब एनिमेशन क्रिएट करने के लिए बिल्डिंग वाली इमेज लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 2 सेकंड 25 फ्रेम पर ऐड कर देता। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर मूव ऑप्शन की मदद से बिल्डिंग वाली PNG को ऐसे नीचे की तरफ ले जाता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमने जो ग्राफ ऐड कॉपी किया है उस ग्राफ को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हम शेप वाली लेयर में एनिमेशन ऐड करेंगे। शेप वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 2 सेकंड 25 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर मूव ऑप्शन की मदद से इस शेप को भी ऐसे नीचे की तरफ ले जाता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमने जो कॉपी किया है उसी ग्राफ को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं टेक्स्ट को ऐड करूँगा। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 2004 टाइप कर देता हूँ एंड यहाँ पर फ़ॉन्ट की स्टाइल को मैं एंटोन रेगुलर्स चूज़ कर लेता हूँ। टेक्स्ट के कलर को मैं वाइट चूज़ कर लेता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर स्केल ऑप्शन की मदद से टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से टेक्स्ट को यहाँ पर ऐसे सेंटर में सेट कर देता हूँ। टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। 2 सेकंड 16 फ्रेम पर आकर यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट लेयर की टाइमलाइन को आगे ट्रिम कर लेता हूँ। टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर टेक्स्ट वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाले इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर फेड अप बाय लेटर इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। अब मूव ऑप्शन की मदद से फिर से टेक्स्ट को यहाँ पर सेंटर में सेट कर देता हूँ। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड इस ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर स्केल ऑप्शन की मदद से इसकी साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस वीडियो को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर यहाँ पर क्रोमा की इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर की कलर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट वाले सिलेक्ट कलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे हमारा ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगा।
अब मैं तीसरे सीन क्रिएट करने के लिए 4 सेकंड थर्ड फ्रेम पर एक मार्क ऐड कर लेता हूँ। दूसरा सीन जहाँ पर एंड होता है दूसरे सीन वाली सभी लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को जहाँ पर हमारा दूसरा सीन एंड होता है वहाँ पर ट्रिम कर लेता हूँ। थर्ड वाले सीन में हमें टेक्स्ट को ऐड करना है, इसलिए प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं टेक्स्ट को टाइप कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट वाली लेयर को मैं 2 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आकर लास्ट 2 वर्ड्स को रिमूव कर देता हूँ एंड इस फॉन्ट की स्टाइल को मैं रिलीवस सेमी बोल्ड चूज कर लेता हूँ एंड टेक्स्ट की साइज को 24 पर सेट कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर इस टेक्स्ट को ऐसा सेट कर देता हूँ। अब दूसरे वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आकर लास्ट वाले वर्ड को रिमूव कर देता हूँ एंड फर्स्ट वाले वर्ड को भी रिमूव कर देता हूँ। इस टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल को मैं मेरा वेदर बोल्ड इटैलिक चूज कर लेता हूँ एंड इस टेक्स्ट की साइज को भी मैं 24 पर सेट कर देता हूँ। थर्ड वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आकर फर्स्ट वाले 2 वर्ड को रिमूव कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इस टेक्स्ट की स्टाइल को मैं रोबोटो बोल्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसकी टेक्स्ट साइज को 24 पर सेट कर देता हूँ। फर्स्ट वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाले इफेक्ट पर क्लिक करके फेड अप बाय लेटर इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन पर क्लिक करके कंपोनेंट ऑप्शन पर क्लिक करके इस लेटर से वर्ड पर सेट कर देता हूँ। अब हमारा पूरा वर्ड एक साथ आएगा। 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस इफेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ। अब इस इफेक्ट को बाकी दोनों टेक्स्ट वाली लेयर पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे तीनों टेक्स्ट हमारा थर्ड वाला खत्म होने के बाद आ रहे हैं, इसलिए हमें इनकी की फ्रेम को एडजस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर रेंज वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ एंड एंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरे वाले की फ्रेम को हमारा सीन जहाँ पर खत्म हो रहा है वहाँ पर ड्रैग करके ले आता हूँ एंड इस इफेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ एंड बाकी दोनों टेक्स्ट लेयर पर पेस्ट कर देता हूँ। हमने जो पहले इफेक्ट पेस्ट की है उन इफेक्ट को रिमूव कर लेना है। अब हम टेक्स्ट को 5 सेकंड के बाद रिवील करना चाहते हैं, इसलिए आखिरी 2 लेयर्स को 5 सेकंड 5 फ्रेम पीछे से स्टार्ट करूंगा। तीनों टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूं एंड यहाँ पर ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ग्रुप कर लेता हूं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर सेंटर में सेट कर देता हूं। अब फोर्थ सीन को क्रिएट करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं एंड मार्क ज़करबर्ग इस वाले PNG को ऐड कर लेता हूं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर स्केल ऑप्शन की मदद से इसकी साइज को मैं कम कर देता हूं एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस इमेज को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। रोटेट वाले ऑप्शन पर आकर 12 डिग्री तक रोटेट कर लेता हूँ इमेज को। अब प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेता हूँ। अब दूसरे वाले सीन में हमने जो रेक्टेंगल क्रिएट किया है उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर इसके कलर कोड को कॉपी कर लेता हूँ। अब फोर्थ सीन वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ एंड कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ कलर कोड को पेस्ट कर देता हूँ। एडिट शेप वाले ऑप्शन पर आकर इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू को 322 तक इंक्रीज करता हूँ एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को 545 तक इंक्रीज करता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से शेप को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। रेक्टेंगल शेप को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड मार्क ज़करबर्ग की इमेज को भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कॉपी किए हुए रेक्टेंगल शेप वाली लेयर ड्रैग करके इस वाले मार्क ज़करबर्ग के इमेज के नीचे ले आता हूँ एंड मार्क ज़करबर्ग एंड रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इस दूसरे वाले ग्रुप एंड मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। फर्स्ट वाले रेक्टेंगल शेप वाली लेयर को हाइड कर लेता हूँ। मार्क ज़करबर्ग वाले इमेज लेयर को ड्रैग करके इस ग्रुप एंड मास्क वाले लेयर के ऊपर ले आता हूँ
ग्रुप एंड मास्क वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। मूव ऑप्शन की मदद से इस इमेज को यहाँ पर ऐसे थोड़ा बाहर ले आता हूँ। रेक्टेंगल वाली लेयर हाइड की है उसको अनहाइड कर लेता हूँ। मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर इस रेक्टेंगल को ऐसे सेट कर देता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर इस ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। इस ग्रेडियंट को मैं ऐसे सेट कर देता हूँ। यहाँ पर ब्लैक वाले कलर की जगह कलर कोड कॉपी किया है उस कलर कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इस ग्रेडियंट लाइन को ऐसे सेट कर देता हूँ। फिर से अब रेक्टेंगल वाली लेयर को ड्रैग करके मार्क ज़करबर्ग वाले इमेज लेयर के नीचे ले आता हूँ। अब रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड एडिट शेप पर आकर एक्स एक्सिस की वैल्यू को 275 पर सेट कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस रेक्टेंगल को ऐसे सेट कर देता हूँ। मार्क ज़करबर्ग वाले इमेज लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर वाइप इफेक्ट सर्च करता हूँ एंड वाइप इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर देता हूँ। अगर आपको वाइप इमेज कहाँ से शुरू हो रहा है वो नहीं पता है तो आपको एंड की वैल्यू को थोड़ा कम कर देना है। फिर आपको एंगल की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जाना है। आपको पता चल जाएगा कहाँ से इमेज वाइप हो रहा है। मैं एंगल की वैल्यू को 97% तक इंक्रीज करता हूँ। एंड की वैल्यू को तब तक डिक्रीज करूँगा जहाँ तक मुझे इमेज को क्रॉप करना है। यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस इफेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ एंड ग्रुप एंड मास्क वाले लेयर इस इफेक्ट को पेस्ट कर देता हूँ। इस रेक्टेंगल वाली लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड डुप्लीकेट रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर इस इमेज को यहाँ पर ऐसे ले आता एंड कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आ एंड इस कलर की जगह इस वाले कलर को चूज कर लेता हूँ एंड इस ग्रेडियंट लाइन को मैं पूरा उल्टा कर लेता हूँ। अब मूव ऑप्शन की मदद से इस रेक्टेंगल को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। अब हमारा फोर्थ सीन जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर एक मार्क को ऐड कर लेता हूँ 6 सेकंड 20 फ्रेम पर एंड फोर्थ सीन वाले सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके उनकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस क्लाउड वाले वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर 3D इफेक्ट में आ जाता हूँ एंड यहाँ पर स्फीयर्स इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ स्टैंडर्ड सेटिंग पर। यहाँ पर लाइट सोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर साइन वाले ऑप्शन पर आकर इसकी साइन को मैं 0 पर सेट कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इसको यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग के फेस पर ऐसे सेट कर देता हूँ एंड अब इस वीडियो वाली लेयर को ड्रैग करके मार्क ज़करबर्ग इमेज वाले लेयर के नीचे ले आता हूँ। अब प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। अब स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इसकी साइज को मैं स्पीयर्स वाले एलिमेंट की साइज के बराबर इंक्रीज कर लेता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर नो कलर ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ एंड बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन पर आकर स्ट्रोक ऑप्शन को इनेबल कर लेता हूँ एंड यहाँ पर स्ट्रोक कलर को मैं इस वाले कलर को चूज कर लेता हूँ एंड स्ट्रोक की वैल्यू को मैं 27 पर सेट कर देता हूँ। अब सर्कल वाली लेयर को ड्रैग करके मार्क ज़करबर्ग वाली इमेज लेयर के नीचे ले आता हूँ। इस सर्कल वाले लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ एंड ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ। हैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 5 सेकंड 1 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसकी एंड की वैल्यू को 0 पर सेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ एंड सर्कल वाली लेयर की टाइमलाइन को 6 सेकंड 20 फ्रेम पर एक्सटेंड कर लेता हूँ एंड इस क्लाउड वाले वीडियो की टाइमलाइन को 6 सेकंड 20 फ्रेम तक पर ट्रिम कर लेता हूँ। सर्कल वाले लेयर एंड क्लाउड वाले वीडियो लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ऐसे अच्छे से सेट कर देता हूँ एंड स्केल ऑप्शन की मदद से इसकी साइज को थोड़ा कम कर देता हूँ। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट को टाइप कर देता हूँ एंड फॉन्ट की स्टाइल को रोबोटो बोल्ड चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसके कलर को हमने जो कलर कोड कॉपी किया है उस कलर कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से टेक्स्ट को यहाँ पर ऐसा सेट कर देता हूँ। फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट को मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। फॉन्ट की स्टाइल को मैं एंटोन रेगुलर फॉन्ट को चूज कर लेता हूँ। इसके कलर में हमने जो कलर कोड कॉपी किया है उस कलर कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ
इस टेक्स्ट वाली लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आकर दूसरे वाले टेक्स्ट को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब इस वाले टेक्स्ट लेयर को भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आकर थर्ड वाले टेक्स्ट को एंटर कर देता हूँ। अब इस वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से टेक्स्ट को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ एंड स्केल ऑप्शन की मदद से टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। बाकी दोनों टेक्स्ट को भी यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ एंड उनकी साइज को भी इंक्रीज कर लेता हूँ। अब चारों टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को 6 सेकंड 20 फ्रेम तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। फर्स्ट वाली टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड उसकी टाइमलाइन को 5 सेकंड से आगे की टाइमलाइन को ट्रिम कर लेता हूँ। दूसरे वाली टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ 5 सेकंड 6 फ्रेम की आगे की टाइमलाइन को ट्रिम कर लेता हूँ। ऐसे ही बाकी दोनों टेक्स्ट लेयर की टाइमलाइन को 5 सेकंड पीछे से ट्रिम कर लेता हूँ। ग्रुप 2 वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड स्केल वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम 5 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर रहकर स्केल की वैल्यू को मैं 0 पर सेट कर देता हूँ। अब ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ एंड इस ग्राफ को ऐसे सेट कर देता हूँ। रेक्टेंगल 3 कॉपी वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर वाइट इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। एंड की वैल्यू को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि इमेज कहाँ से क्रॉप हो रहा है। एंगल की वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूँ, जहाँ पर से इमेज हमें क्रॉप करना है वहाँ तक एंगल की वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूँ। अब एंड वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ। दूसरा की फ्रेम 5 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर एंड की वैल्यू को 100% कर देता हूँ एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर एंड की वैल्यू को मैं 0 पर सेट कर देता हूँ। ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमने जो पहले ग्राफ ऐड किया है उसी ग्राफ को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इस इफेक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब रेक्टेंगल 3 वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। इफेक्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें इस रेक्टेंगल में उस वाले रेक्टेंगल से पूरा उल्टा एनिमेशन क्रिएट करना है, इसलिए एंगल की वैल्यू को मैं 90 तक डिक्रीज कर लेता हूँ। अब थर्ड वाले सीन के सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनका ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रुप 1 वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम 4 सेकंड 3 फ्रेम पर ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 4 सेकंड 10 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रख मूव ऑप्शन की मदद से टेक्स्ट को लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे बाहर ले जाता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ एंड ऐसे ग्राफ को सेट कर देता हूँ। ग्रुप 3 वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 4 सेकंड 10 फ्रेम पर ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर मूव ऑप्शन की मदद से इस ग्रुप को राइट साइड की तरफ ऐसे बाहर ले जाता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमने जो पहले ग्राफ ऐड किया है उसी ग्राफ को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अभी हमारा एनिमेशन फास्ट लग रहा है। दूसरे वाले की फ्रेम को ड्रैग करके 5 सेकंड आगे रख देता हूँ। अब ग्रुप 1 वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम 4 सेकंड 6 फ्रेम पर ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 4 सेकंड 15 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर ओपेसिटी की वैल्यू को मैं 0 पर सेट कर देता हूँ। ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमने जो पहले ग्राफ ऐड किया है उसी ग्राफ को ऐड कर देता हूँ।
फिफ्थ सीन को क्रिएट करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड इस राउंडेड रेक्टेंगल को ऐड कर लेता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर हमने जो कलर कोड कॉपी किया है उस कलर कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मूव ऑप्शन की मदद से रेक्टेंगल को सेंटर में सेट कर देता हूँ। फोर्थ सीन हमारा जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर एक मार्क ऐड कर लेता हूँ। अब एडिट शेप वाले ऑप्शन पर आकर इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू को 499 तक इंक्रीज कर लेता हूँ। थर्ड वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ एंड एक की फ्रेम 6 सेकंड 21 फ्रेम पर ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 7 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर स्केल की वैल्यू को मैं 0 पर सेट कर देता हूँ। ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस दूसरे वाले ग्राफ वाले सेक्शन पर आकर दूसरे वाले इलास्टिक ग्राफ को ऐड कर लेता हूं। अब 7 सेकंड 1 फ्रेम पर रहकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इंस्टाग्राम के लोगो को ऐड कर लेता हूं। थर्ड वाले स्केल ऑप्शन की मदद से लोगो की साइज को मैं डिक्रीज कर लेता हूं एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ लोगों को सेंटर में सेट कर देता हूँ। स्केल वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम 7 सेकंड 20 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर स्केल की वैल्यू को मैं 0 पर सेट कर देता हूँ। ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इलास्टिक वाले ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ एंड ग्राफ को ऐसे सेट कर देता हूँ। थर्ड वाले 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। फ्रेम पर रहकर व्हाट्सएप के लोगो को भी ऐड कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम के लोगो वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम 7 सेकंड 26 फ्रेम पर ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 8 सेकंड 5 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर मूव ऑप्शन की मदद से लोगो को ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ ले जाता हूँ। ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ। व्हाट्सएप के लोगो वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड स्केल वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 8 सेकंड 50 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर स्केल की वैल्यू को मैं 0 पर सेट कर देता हूँ। ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमने जो ग्राफ कॉपी किया है उस ग्राफ को पेस्ट कर देता हूँ। फोर्थ सीन के तीनों लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनके टाइमलाइन को 10 सेकंड 20 फ्रेम तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। मैसेंजर एंड थ्रेड के लोगों को भी ऐड कर लेता हूँ एंड उनमें भी उसी एनिमेशन को क्रिएट कर लेता हूँ। अब थ्रेड एंड मैसेंजर के लोगो वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को 10 सेकंड 20 फ्रेम ट्रिम कर लेता हूँ। अब 6 सेकंड 21 फ्रेम पर आकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सर्कल वाले शेप को ऐड कर लेता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर हमने जो कलर कोड कॉपी किया है उस कलर कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मूव ऑप्शन की मदद से सर्कल को यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ एंड स्केल ऑप्शन की मदद से सर्कल की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। स्केल वाले ऑप्शन पर रहकर एक की फ्रेम लेयर के स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 7 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर स्केल की वैल्यू को 0 पर सेट कर देता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ। इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ एंड उसकी स्ट्रेंथ को 0.450 तक इंक्रीज कर लेता हूँ। सर्कल वाली लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट किए हुए सर्कल वाले लेयर को सिलेक्ट करके मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। सिक्स्थ सीन को क्रिएट करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मार्क ज़करबर्ग के इस वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ एंड स्केल वाले ऑप्शन पर इमेज की साइज को कम कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इमेज को सेंटर में सेट कर देता हूँ। राइट साइड पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इमेज को फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सर्कल शेप को ऐड कर लेता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर हमने जो कलर कोड कॉपी किया है उस कलर कोड को पेस्ट कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से सर्कल को ऐसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ। स्केल वाले ऑप्शन पर आकर सर्कल की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ।
सर्कल वाली लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट किए हुए सर्कल वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर नो कलर ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। अब बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन पर आकर स्ट्रोक ऑप्शन को इनेबल कर लेता हूँ। स्ट्रोक के कलर में हमने जो कलर कोड कॉपी किया है उस कलर कोड को पेस्ट कर देता हूँ। स्ट्रोक की वैल्यू को मैं 22 तक इंक्रीज कर लेता हूँ। अब प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मेटा के इस लोगो को ऐड कर लेता हूँ। थर्ड वाले स्केल वाले ऑप्शन पर आकर लोगो की साइज को कम कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ऐसे सेंटर में सेट कर देता हूँ। फिफ्थ सीन वाली सारी लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को 13 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। कॉपी किए हुए सर्कल वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। अब एंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक की फ्रेम लेयर के स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 11 सेकंड 20 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर एंड की वैल्यू को मैं 0 पर सेट कर देता हूँ। ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। मेटा के लोगो एंड दोनों सर्कल वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रुप वाली लेयर को ड्रैग करके मार्क ज़करबर्ग के इमेज वाले लेयर के नीचे ले आता हूँ। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर हमने जो कलर कोड कॉपी किया है उस कलर कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब एडिट शेप पर आकर एक्स एक्सिस की वैल्यू को 75 पर सेट कर देता हूँ एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को 425 पर सेट कर देता हूँ। अब रोटेट वाले ऑप्शन पर आकर -50 डिग्री तक रोटेट कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से ऐसे सेट कर देता हूँ। रेक्टेंगल वाली लेयर को ड्रैग करके मार्क ज़करबर्ग इमेज के नीचे ले आता हूँ। रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर वाइप पैक को ऐड कर लेता हूँ। एंड की वैल्यू को थोड़ा कम कर देता हूँ एंड एंगल की वैल्यू को मैं 105 डिग्री इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 11 सेकंड 20 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर एंड की वैल्यू को 0% पर सेट कर देता हूँ। ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ। अब प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेता हूँ एंड कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर इस वाले कलर को चूज कर लेता हूँ। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले VR के PNG को ऐड कर लेता हूँ एंड स्केल वाले ऑप्शन पर आकर PNG की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इस सर्कल के ऊपर सेट कर देता हूँ। अब VR वाली एंड सर्कल वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनका ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। अब ग्रुप वाली एंड इस रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब ग्रुप 4 वाली लेयर को ड्रैग करके मार्क ज़करबर्ग इमेज के नीचे ले आता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से ऐसा सेट कर देता हूँ। अब प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं मेटा टाइप कर देता हूँ एंड इस वाले कलर को चूज कर लेता हूँ। फॉन्ट की स्टाइल को एंटोन रेगुलर फॉन्ट को चूज कर लेता हूँ एंड फॉन्ट की साइज को 36 तक इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन पर आकर ऐसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर इस वाले कलर को चूज कर लेता हूँ। मूव ऑप्शन की मदद से ऐसे रेक्टेंगल को यहाँ पर सेट कर देता हूँ। रेक्टेंगल वाली लेयर को ड्रैग करके टेक्स्ट वाली लेयर के नीचे ले आता हूँ। अब रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट करके एडिट शेप वाले ऑप्शन पर आकर एक्स एक्सिस की वैल्यू को 109 तक इंक्रीज कर लेता हूँ। अब रेक्टेंगल लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। टेक्स्ट वाली लेयर को भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट किए हुए टेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करके एडिट टेक्स्ट पर आकर मेटा की जगह वर्ड्स टाइप कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से ऐसे सेट कर देता हूँ। अब कॉपी किए हुए रेक्टेंगल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड एडिट शेप पर आकर इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू को 129 पर सेट कर देता हूँ। अब इन लेयर्स का ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। दोनों ग्रुप वाली लेयर को सिलेक्ट करके उनकी टाइमलाइन को 30 सेकंड 20 फ्रेम तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। दोनों ग्रुप वाली लेयर को सिलेक्ट करके उनका भी ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस ग्रुप वाली लेयर को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम
11 सेकंड 20 फ्रेम पर ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर ओपेसिटी की वैल्यू को 0 पर सेट कर देता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ। अब ग्रुप 2 वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड स्केल वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 11 सेकंड 20 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर स्केल की वैल्यू को 0 पर सेट कर देता हूँ। ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ। अभी जो मैंने प्रोसेस ग्रुप 2 वाली लेयर के साथ किया वही प्रोसेस ग्रुप 4 वाली लेयर के साथ परफॉर्म कर लेता हूँ। सीन 6 वाली सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनका भी एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। 6 सीन वाले ग्रुप वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव वाले ऑप्शन पर आकर की फ्रेम 12 सेकंड 21 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 13 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर मूव ऑप्शन की मदद से इस ग्रुप वाली लेयर को ऐसे राइट साइड की तरफ बाहर ले जाता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ। 7th वाले सीन को क्रिएट करने के लिए 12 सेकंड 26 फ्रेम पर आकर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सर्कल शेप को ऐड कर लेता हूँ एंड स्केल ऑप्शन की मदद से सर्कल की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर हमने जो कलर कोड कॉपी किया है उस कलर कोड को पेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट वाले स्लाइडर की वैल्यू को 13 तक डिक्रीज कर लेता हूँ। इसी सर्कल वाली लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट किए हुए सर्कल वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर नो कलर ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। अब बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन पर आकर स्ट्रोक ऑप्शन को इनेबल कर लेता हूँ। स्ट्रोक के कलर को इस वाला कलर कोड कॉपी किया है उस कलर कोड को पेस्ट कर देता हूँ एंड स्ट्रोक की वैल्यू को 27 तक इंक्रीज कर लेता हूँ। स्केल वाले ऑप्शन पर आकर साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। एंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 14 सेकंड 8 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर एंड की वैल्यू को 0 पर सेट कर देता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस VR के PNG को ऐड कर लेता हूँ एंड स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इसकी साइज को थोड़ा कम कर देता हूँ। ऐसे ही मैं सारी VR की PNGs को ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले VR इमेज के लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड उसकी टाइमलाइन को 7 सेकंड के बाद वाली टाइमलाइन को ट्रिम कर लेता हूँ। दूसरे वाले VR इमेज लेयर की टाइमलाइन को फर्स्ट वाली इमेज लेयर के टाइमलाइन के आगे वाली टाइमलाइन को ट्रिम कर लेता हूँ एंड 7 सेकंड के बाद वाली टाइमलाइन को भी ट्रिम कर लेता हूँ। यही प्रोसेस में सारे VR इमेज लेयर के साथ परफॉर्म करता हूँ। अब प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं मेटास टाइप कर देता हूँ। फॉन्ट की स्टाइल को एंटोन रेगुलर चूज कर लेता हूँ। कलर जो कलर कोड कॉपी किया है उस कलर कोड को पेस्ट कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। इस टेक्स्ट वाली लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट किए हुए टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर VR टेक एंटर कर देता हूँ। अब स्केल वाले ऑप्शन पर आकर टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर इसे सेट कर देता हूँ। फर्स्ट वाले टेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ एंड कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर इसके कलर को थोड़ा डार्क कर देता हूँ। अब प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सर्कल शेप को ऐड कर लेता हूँ एंड स्केल वाले ऑप्शन पर आकर साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर सर्कल को सेट कर देता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर हमने जो कलर कॉपी किया है उसी कलर को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब फिर से स्केल वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 14 सेकंड 8 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर स्केल की वैल्यू को 0 पर सेट कर दे। इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ एंड उसकी स्ट्रेंथ को
0.300 तक इंक्रीज कर लेता हूँ। सर्कल वाली लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड डुप्लीकेट किए हुए लेयर को सिलेक्ट करके मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। एक्स्ट्रा लेयर्स की टाइमलाइन को ट्रिम कर लेता हूँ। 7th वाले सीन की सभी लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। अब ग्रुप वाले लेयर को सिलेक्ट करके मूव वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 13 सेकंड 5 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर मूव ऑप्शन की मदद से इस ग्रुप को लेफ्ट साइड की तरफ बाहर ले जाता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ। हमारी 3D रील अब रेडी हो चुकी है।